बिहार में एनडीए पर 6 का गणित भारी पड़ने वाला है। वैसे तो एनडीए में फिलहाल 5 की ताकत से सत्ता में लौटने के मंसूबे बांधे जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा इन 5 दलों की ताकत से फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, ऐसे दावे हो रहे हैं। लेकिन इन 5 की ताकत पर 6 की संख्या सारा सियासी समीकरण बिगाड़ रही है। दरअसल बिहार में पासवान वोट 6% के लगभग माने जाते हैं। ये 6% अकेले सरकार तो बना नहीं सकते, लेकिन इन्हीं से हार या जीत तय होगी, क्योंकि जब कांटे का मुकाबला हो तो एक प्रतिशत मायने रखता है। ऐसे में 6% पासवान वोट इस बार किसके खाते में जाएंगे, ये सवाल अभी से उठ रहा है। इसकी वजह पासवानों के सबसे बड़े नेता रामविलास पासवान के कुनबे में आई दरार है। रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस की बिहार में अच्छी खासी पकड़ है। रामविलास तो केंद्र में मंत्री बने रहे, लेकिन बिहार में उनकी सियासी जमीन पशुपति पारस ने ही संभाल रखी थी, जबकि चिराग पासवान भी बिहार से बाहर ही रहे। लेकिन रामविलास पासवान की मौत के बाद चाचा भतीजा में राजनीतिक विरासत पर दावेदारी की जंग छिड़ गई। 2 की लड़ाई का फायदा बीजेपी ने बहुत अच्छे से उठाया। उसने पहले चाचा पशुपति पारस को अपने साथ मिलाया और चिराग पासवान को न सिर्फ एनडीए से बाहर होना पड़ा, बल्कि दिल्ली में उनके पिता को मिला बंगला भी मोदी सरकार ने छीन लिया था और सारा सामान घर से निकाल कर सड़क पर रखवा दिया था, जिसमें रामविलास पासवान और बाबा साहेब की तस्वीर भी थी। अप्रैल 2022 के इस घटना को चिराग पासवान ने धोखा करार दिया था। चिराग पासवान ने तब कहा था कि वो 12 जनपद स्थित बंगला खाली करने के लिए तैयार थे। रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद उनका परिवार अब इसका हकदार नहीं था, लेकिन ये जिस तरह से किया वो गलत था। घर में लगी बाबा साहेब के अंबेडकर जैसे महापुरुषों की फोटो फेंकने से उन्हें तकलीफ हुई। लॉकडाउन के दौरान मेरे पिता उस घर से प्रवासियों को सड़क पर देखते थे और उनकी चिंता करते थे। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री को फोन किया। घर जाने का मुझे बुरा नहीं लगा, ये किसी न किसी दिन चला जाता, लेकिन ये जिस तरह से किया गया उससे मुझे आपत्ति है। जो कुछ सरकार का है वो स्थायी नहीं हो सकता और उस पर दावा करने के बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता। मैं भाग्यशाली था कि इतने वर्षों तक यहाँ रहा। मेरे पिता ने यहाँ एक लंबी पारी खेली। ये घर व्यवहारिक रूप से सामाजिक न्याय आंदोलन का जन्म स्थान था। बंगला खाली करने की समय सीमा 30 मार्च थी। मैं एक दिन पहले जाने के लिए तैयार था। चिराग ने कहा कि मैं जा रहा था। मुझे नहीं पता कि मुझे घर छोड़ने से क्यों रोका गया और आश्वासन दिया गया। उन्होंने मेरे पिता की फोटो फेंकी, बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो फेंकी गई। लोहिया जी और जयप्रकाश जी जैसे महापुरुषों की तस्वीरें घर के कोने कोने में थी। उन्हें जिस तरह से सड़क पर फेंका गया, मुझे उससे दिक्कत है। ऐसा करके आपने जिसे पद्म भूषण दिया था उसकी स्मृति का अपमान किया। मैं पिछले 1.5 साल से अपने रास्ते पर चल रहा हूँ। अगर आपसी सम्मान ना हो तो गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पहले मेरे परिवार को विभाजित किया। उन्होंने मुझे अपनी पार्टी से फिर घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैं एक शेर का बेटा हूं। मैं अपने बिहारी फर्स्ट मिशन के लिए काम करता रहूंगा और अधिक स्पष्टता के साथ काम करूंगा। दरअसल 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद चिराग पासवान को ये बंगला खाली करने का नोटिस जुलाई 2021 में ही भेज दिया गया था। लेकिन चिराग ने जब ये बंगला खाली नहीं किया तो फिर 2022 में सारा सामान सड़क पर रखवा कर बंगला खाली करवाया गया। 12 जनपद टाइप 8 बंगले की श्रेणी में आता है, जो मंत्रियों को दिया जाता है। चिराग पासवान को बंगले से निकाले जाने के बाद मंत्री बने उनके चाचा पशुपति पारस को यह बंगला अलॉट हुआ, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार किया तो फिर अश्विनी वैष्णव को यह बंगला मिल गया। अभी चिराग पासवान को 1 सुनहरी बाग बंगला मिला है, जबकि राहुल गांधी को 5 सुनहरी बाग बंगला मिला है। सहयोग यह है कि चिराग पासवान पहले सोनिया गांधी के पड़ोसी थे और अब राहुल के पड़ोसी हैं। हालांकि राहुल अपनी मां सोनिया के साथ 10 जनपद में ही रहते हैं। बहरहाल बात हो रही थी पासवान वोटों के बंटवारे की, तो चिराग पासवान के रिश्ते बीजेपी से इतने बिगड़ चुके थे कि चिराग ने पार्टी और घर तोड़ने के आरोप भी बीजेपी पर मढ़े। लेकिन तीसरी बार सत्ता में आने की कवायद में बीजेपी ने फिर खेल किया। इस बार पशुपति पारस को किनारे किया और चिराग पासवान पर दाव लगा दिया। अब चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, लेकिन क्या पासवान वोट पूरा का पूरा वो एनडीए में लाएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पशुपति पारस अब महागठबंधन से हाथ मिलाने जा रही हैं। पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रिंस राज पासवान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी महागठबंधन के साथ लड़ेगी। सीटों के बंटवारे को लेकर बात चल रही है, कई बैठकें भी हुई हैं। बहुत जल्द अंतिम निर्णय हो जाएगा। ये फैसला प्रदेश के सभी जिलों में घूम घूम कर साथियों के साथ बैठक करने के बाद लिया जा रहा है। एनडीए की सरकार में राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार के मामले बढ़ गए हैं। प्रदेश की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। राज्य सरकार इस पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से विफल है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस
के नेतृत्व में रामविलास पासवान के सपनों को साकार बनाने में जुटी हुई है। तो साफ है कि एनडीए में दरार का फायदा इस बार महागठबंधन को मिलेगा और ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान पिछली बार की तरह एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे और अपने साथ हुए धोखे का बदला लेंगे, या जैसे अभी उनका दावा है कि वो सारे मतभेद भुला चुके हैं और गिले शिकवे दूर हो गए हैं। अगर चिराग की शिकायतें दूर हो भी गई हैं तो क्या पासवान वोटर पूरा का पूरा चिराग की साइड शिफ्ट होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इधर बीजेपी के साथ साथ जेडीयू की दरार भी एनडीए की मुसीबत बन गई है। हाल ही में जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव सिंह से तेजस्वी यादव की भेंट हुई। दरअसल यादव खगड़िया में पूर्व परिवहन मंत्री रामानंद सिंह के श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। रामानंद सिंह के एक बेटे डॉक्टर संजीव जेडीयू विधायक हैं, जबकि दूसरे बेटे राजीव कुमार कांग्रेस पार्टी से एमएलसी हैं। डॉक्टर संजीव से तेजस्वी की मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि डॉक्टर संजीव ने कई बार पार्टी लाइन से अलग होकर बयान दिया है। जब नीतीश कुमार के करीबी नेता अशोक चौधरी राष्ट्रीय महासचिव बने तो डॉक्टर संजीव ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि मेरी समझ से बाहर है, ऐसे लोगों को पार्टी गिफ्ट क्यों देती है। इससे पहले उन्होंने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि एक तरफ बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और वहीं दूसरी तरफ कोई मंत्री विदेश जाकर शराब पार्टी कर रहे हैं। ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। तो देखना होगा कि बिहार एनडीए की ये दरारें क्या इस बार उसकी सत्ता को निगल जाएंगी।